Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today we are going to revise class 6 science chapter number 6. The name of this chapter is changes around us. हमारे जीवन में हमारे डेली रूटीन की लाइफ में जो भी हमारे चारों तरफ चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड यह चैप्टर है। चैप्टर की डीपली स्टडी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस के अंदर हमने किया है। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर बाय नोट्स। सम चेंजेस कैन बी रिवाइज एंड सम कैन नॉट बी रिवाइज। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम फिर से पहले के जैसे परिवर्तित कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम पहले जैसा परिवर्तन नहीं कर सकते। अ चेंज may occur by heating a substance or by mixing it with some other। जो चेंजेस आते हैं डेली रूटीन के अंदर, जो हमारे पास सब्सटेंस हैं उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस या तो उन्हें हीट करने से, उन्हें गर्म करने से होंगे या फिर उसमें किसी और प्रोडक्ट को मिला देने से होंगे। तो कौन कौन से चेंज होते हैं, टाइप ऑफ चेंजेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंजेस, a change in which the initial substance can be obtained back by reversing the action। Example, folding of paper, dissolving sugar in water, etc। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज जिन्हें कि जो परिवर्तित होने के पश्चात हम उन्हें पहले जैसा फिर से बना सकते हैं, वो परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। जैसे कि आप इस चीज़ को इस तरीके समझ सकते हैं बेटे कि हमारे पास में एक पेपर है। इस पेपर को यदि मैंने फोल्ड किया, इस तरीके से मैं इसे ट्रायंगल फॉर्म में फोल्ड कर देती हूँ, या मैं इसे पहले हाफ, यहाँ से मैंने इसको हाफ फोल्ड करा है इस तरीके से, और इस ऊपर वाले पोर्शन को यदि मैं इसके साथ मिला देती हूँ तो किस तरह का पोर्शन बनेगा मेरे पास। इस तरह से पेपर मुड़ जाएगा, पूरा फोल्ड हो जाएगा। यदि मैं इस पेपर को ओपन करती हूँ तो पहले ये वाला पार्ट ओपन होगा, देन आफ्टर इस तरीके से ये पेपर फिर से खुल जाएगा। तो ये जो चेंज होंगे वो चेंज कौन से चेंज कहलाते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन रिवर्सिबल चेंज या इरिवर्सिबल चेंज, चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस cannot be obtained back by reversing the action। Example, bringing of paper, grinding greens, etc। इसके अलावा वो परिवर्तन जो कि हम फिर से चेंज पहले वाले प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते, उन्हें इरिवर्सिबल चेंजेस या नॉन रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल बेटे कि यदि मान लीजिए हमने कुछ आटा लिया है ना, उस आटे के अंदर हमने पानी डाला, पानी डाल के हमने डव बना लिया। अब मैं चाहूँ तो उसकी तरह तरह की आकृतियाँ बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेल कर एक रोटी की शेप में बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो स्टार शेप में उसे बना सकती हूँ। जब तक मैं उसे नहीं सेक लेती तब तक कोई भी मैं उसका शेप बनाऊँ, उस शेप को मैं फिर से पहले वाले आटे वाले शेप के अंदर चेंज कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैंने उसे पका लिया तो पकाने के बाद क्या वो पहले फिर से आटे में चेंज हो जाएगा? नहीं। तो ये चेंज क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। ठीक ऐसे ही मैंने कुछ शक्कर पानी के अंदर मिलाई और मैंने उसको डिज़ोल्व कर दिया, वो अच्छी तरीके से घुल गई है। घुलने के बाद में वो हमें नेकटाइज से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में क्या होगा कि जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, और जो उसमें से शुगर वाला पार्ट है वो क्रिस्टलीकरण फॉर्म के अंदर जब उसे लगातार गर्म करते रहेंगे तो उसमें से हमें कुछ पार्ट वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही यदि पानी के अंदर हम नमक डाल देते हैं तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है उसके अंदर। जब हमें उसे फिर से नमक और पानी को यदि हमें अलग करना है तो इसके लिए मैंने आपको चैप्टर में डीपली स्टडी करवाया था कि हम एक केतली लेते हैं
और उसके अंदर हमने पानी लिया और पानी लेने के बाद उसमें नमक डाल दिया, उसके बाद हम उसे गर्म करते हैं। कंटिन्यूसली गर्म करने के बाद में क्या होता है कि उसकी जो वाटर जो है वो तो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे की तरफ जो नमक है वो रह जाता है। ठीक है, तो ये तो थे रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल। और इरिवर्सिबल का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि फर्स्ट तो ये कि अगर मैंने चपाती को पका लिया है तो उसके बाद मैं उसे फिर से आटे के अंदर चेंज नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही गेहूं है या चावल है हमारे पास में, यदि हमने उसे पीस लिया तो पीसने के बाद क्या वो फिर से गेहूं में या जो गेहूं का जो हमारे पास आटा बन गया है या चावल का आटा जो हमारे पास बन गया, क्या हम उसे फिर से चावल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के चेंज कहलाते हैं इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल चेंज, चेंज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, चेंज इज समथिंग रिवर्सिबल। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड। फिजिकल चेंजेस का मतलब बेटा वो चेंजेस होते हैं जिसमें कि हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा। जैसे कि यू नो वेरी वेल कि वाटर जो है, ये जो वाटर है इसकी हमें 3 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अगर हम बात सॉलिड फॉर्म की करें तो वो क्या है? आइस, ऑफ कोर्स। यदि हम बात लिक्विड की करें तो फिर वो क्या हो जाएगा? वाटर ही। और यदि हम उसके गैसेस स्टेट की बात करें तो वो क्या बन जाएगा? वेपर। ठीक है, तो वेपर में वो कन्वर्ट हुआ यदि हम उसकी गैसेस स्टेट की बात करें तो। लेकिन यदि हम इसके केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो आइस का भी केमिकल फार्मूला H2O ही है। वाटर का केमिकल फार्मूला ये भी अगेन H2O है। और वेपर यानी कि जो भाप है, वाटर वेपर जो है, इसका भी H2O ही है फार्मूला। यानी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो इन तीनों के सेम ही है, केवल फिजिकली रूप से ये 3 अलग अलग पार्ट में मिले, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो ये जो चेंज होते हैं ये फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल चेंज। चेंज इन विच सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस, transfer into a new substance, initial substance is lost, change is always irreversible, example burning a log of wood। इसके बाद केमिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिसमें हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि यदि हम ये देखें, बर्निंग ऑफ लॉग ऑफ वुड की बात करें तो लकड़ी का एक टुकड़ा यदि हमने जला दिया तो जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें ऐश मिलती है, यानी कि राख मिलती है। अब हम चाहें कि उस राख से हम वापस से पहले वाला जो लकड़ी का टुकड़ा था वो बना लें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से आइस का वाटर में कन्वर्ट हो रहा, वाटर का गैस में कन्वर्ट हो रहा, ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। और किसी प्रोडक्ट के जल जाने से हमें जो ऐश मिल रही है उससे हम वापस से चेंज नहीं कर सकते, तो वो जो चेंज होंगे वो क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंज कहलाते हैं। इस टॉपिक की जो डीपली स्टडी है और जो एक्सेस स्टडी है वो आपको 10th क्लास के अंदर मिलेगी। तो आप ज़रूर इन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की जो दोनों डेफिनेशन है उनकी अच्छे से तैयारी करें। वेज बाय विच चेंजेस अकर, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग, द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी जो लिक्विड होता है बेटा उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जब हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पर वो कंटिन्यूसली उबलना शुरू होता है और वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो वो लिक्विड जिसके ऊपर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड बॉईल होना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है और वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो वो जो टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और ये जो क्रिया है वो बॉइलिंग
के नाम से जानी जाती है। कंडेंसेशन यानी संघनन, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। देखिए बेटा, जब बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है उस वक्त यदि आप एक प्लेट उस यूटेंसिल्स के ऊपर रख दें जो जिसमें कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई भगोनी ली, उसके अंदर हमने पानी डाला और हम उसे कंटिन्यूसली गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में हमने क्या करा कि जब वो उबल रहा है उस वक्त हमने एक प्लेट उसके ऊपर ढक दी और उसे बंद कर दिया। जब आप थोड़ी देर बाद में उस प्लेट को हटाएंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, उस प्लेट के निचले वाले हिस्से के ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। एक्चुअल में वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं? जो वेपर बनकर पानी हवा में उड़ रहा था, वेपर कंडीशन में आ रहा था, जब हम उसके ऊपर प्लेट लगा देते हैं तो वो वेपर ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो पानी की बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वाटर वेपर का लिक्विड वाटर के अंदर बदलना, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ मेटल, प्रोसेस इन विच अ मेटल इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड द कूल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर to alter its internal structure for obtaining desired degree of physical and the mechanical properties such as brightness, hardness and the softness। हीटिंग ऑफ मेटल, जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो पिघलना शुरू होती है। एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो पिघलना शुरू होती है, वो मेल्ट होना शुरू होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो हार्डनेस है, कठोरता जो है, उसमें कमी आती है, वो सॉफ्ट होने लगती है। फिर है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लो। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो कोई लिक्विड जो होता है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे घर में फ्रिज तो अवेलेबल होता ही है। जब हम वाटर उसके अंदर, फ्रीज़र के अंदर जब हम पानी डाल के रखते हैं किसी भी ट्रे के अंदर या किसी कटोरी के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कुछ समय बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो लिक्विड हमने उसमें डाला, लिक्विड क्या डाला? वाटर डाला है। तो गर्मी में तो हम लोग अक्सर करते ही हैं, हम ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर पानी डाल के हम फ्रीज़र में रखते हैं और देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वो फ्रिज में बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसे फ्रीजिंग की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं बेटे कि जब फ्रिज में से हमने बर्फ़ को निकाला है बाहर, फ्रीज़र में से हमने बर्फ़ को बाहर निकाला है, तो जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है ना, और लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है जो बर्फ़ है। तो आज हमने ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसका हमने रिवीजन लिया और जितने भी आपके पास में डेफिनेशन है इनकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। इसके अलावा जो एक्टिविटी वाला पोर्शन था उसको भी एक बार ज़रूर देख लें और इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा MCQs और फिलअप्स हैं वो मैं आपको एज अ लाइक अ PDF फॉर्म अवेलेबल करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच बेटे।